नमस्कार दोस्तों, पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म यूनिक एग्जाम पीसीएस पे। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास खंड से हम लोगों ने एक श्रृंखला शुरू की है और इस श्रृंखला का उद्देश्य ये है दोस्तों कि थोड़ा थोड़ा हम लोग अपना रिवीजन करते रहें एमसीक्यूज के माध्यम से, कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से, ताकि अभी भले हमारे पास में कैलेंडर का अभाव है, परीक्षा तिथि का अभाव है, लेकिन जब भी वो स्थितियां स्पष्ट हो हमारे समक्ष, जब भी कैलेंडर हो, तो हमें बहुत परेशान ना होना पड़े। अभी से हम लोग धीरे धीरे अपने इस सामान्य अध्ययन के खंड को रिवाइज करते रहेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी दोस्तों हमारे लिए इस विषय पे अपनी होल्ड बनाना, और साथ ही साथ जब भी एग्जाम आएगा तो इजिली हम लोग उसको क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसी क्रम में हमने वैदिक कल्चर को शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने ऋग्वैदिक पीरियड से अपना इस डिस्कशन को प्रारंभ किया था। ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले हमने देखा कि किस तरीके से आर्यन भारत में आते हैं, भारत में आकर के कैसे पश्चिमोत्तर जो भारत का प्रांत है वहां पर वो जाकर के सेटल डाउन होते हैं, फिर किस तरीके से उनका ईस्टवर्ड एक्सपेंशन गंगा वैली तक होता है। और उसके साथ साथ दोस्तों हमने ये भी देखा था कि उनकी अर्थव्यवस्था क्या थी, किस तरीके से पैस्टोरल इकोनॉमी पे बेस्ड थे। एग्रीकल्चर की जानकारी उनको थी, लेकिन पूरी तरीके से वो एग्रीकल्चर पर शिफ्ट नहीं हो पाए थे। उनकी सामाजिक व्यवस्था भी हम लोगों ने देखी कि किस तरीके से वो एक ट्राइबल सोसाइटी के रूप में अभी अपने आप को पहचाने जा रहे हैं। साथ ही साथ उनकी हमने जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको हमने देखा। हमने ये पाया कि उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सभा समिति और विरध जैसी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका जो राजा है वो उसकी हैसियत जो है वो फर्स्ट एमंग इक्वल वाली है। वो बहुत डिस्पॉट किंग नहीं है, बहुत ऐसा राजा नहीं है जिसके पास में बहुत सारी शक्तियां हैं। तो ये थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल पार्ट दोस्तों हम लोगों ने कल कर लिया था, अपने पिछले वीडियो में हमने कर लिया था। आज हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे और ये एमसीक्यूज प्रीडोमिनेंटली बेस्ड होंगे ऋग्वैदिक पीरियड पे। अभी हमने लेटर वैदिक की चर्चा नहीं की है। आज के खंड में हम पहले खंड में हमने ऋग्वैदिक की थ्योरीज को देखा। आज के खंड में हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड के एमसीक्यूज को देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग लेटर वैदिक के थ्योरीज और उनके एमसीक्यूज को देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जो पहला ही प्रश्न है, और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये सारे वो प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, यूपीएससी में आए हुए हैं, यूपी पीसीएस में आए हुए हैं और दूसरे स्टेट पीसीएस में आए हुए प्रश्न हैं ये। और ये प्रश्न आपको पिछले 10 से 15 वर्षों के अंतर्गत के ही हैं। तो इसमें कोई भी बोगस प्रश्न नहीं है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कहीं से ना आया हो और यहाँ इमेजिनरी तरीके से बना दिया गया हो। इस सेशन का उद्देश्य ये दोस्तों कि आप लोग बहुत अच्छे से एक इंसाइट ले पाए कि किस तरीके से प्रश्न इस खंड से आता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने इतने भी प्रश्नों को और इतनी भी थ्योरीज को अच्छे से कर लिया तो इस खंड से शायद ही आपका एक आध क्वेश्चन कभी गलत हो, नहीं तो हर तरीके से आप बहुत सक्षम हो जाएंगे इस पूरे पीरियड को पढ़ने के बाद। तो आइए दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है, द वर्ड आर्यन इंडिकेट्स। तो जो वर्ड है ये आर्यन, ये क्या इंडिकेट करता है? ये कोई एथनिक ग्रुप की बात कर रहा है, वॉन्डरिंग पीपल की बात कर रहा है, लैंग्वेज ग्रुप की बात कर रहा है, या श्रेष्ठ वंश या वेस्ट लीनियज की बात कर रहा है? तो देखिए दोस्तों, ये जो आर्य शब्द है ये ऋग्वैदिक काल में एक श्रेष्ठ वंश का सूचक है, द बेस्ट लीनियज का सूचक है। और आइए कुछ इस शब्द से संबंधित, आर्य शब्द से संबंधित कुछ और फैक्ट है दोस्तों, उसे भी हमें जानना चाहिए। हमारी परीक्षाओं में बहुत संभावना है कि पूछ लिया जाए, या कभी ऑप्शन के रूप में इस तरीके से आ सकता है कि हमें एलिमिनेट करने में मदद दे वो हमें। तो आर्यों की जानकारी का स्रोत हमारे पास क्या है? ऋग्वेद है। ये बात बहुत स्पष्ट है, आप जानते हैं इसको। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो दोस्तों है हमारी, उसका सबसे पुराना ग्रंथ जो है उसको वो ऋग्वेद को माना जाता है। 1853 में 1853 में मैक्स मूलर ने आर्य शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग सर्वश्रेष्ठ जाति के रूप में किया है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। 1853 मैक्स मूलर ने आर्य शब्द का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ जाति के रूप में किया है, बेस्ट लीनियज के रूप में किया है। इस फैक्ट को आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ऋग्वेद में 36 बार आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। और देखिए दोस्तों, आर्य शब्द ऋग्वेद में तो मिल ही रहा है, इसके साथ साथ इराक में जो कसाइट इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है, कसाइट अभिलेख, और सीरिया में जो मितन्नी इंस्क्रिप्शन है, मितन्नी अभिलेख, उसमें भी आर्य शब्द का प्रयोग आया हुआ है।
तो देखिए ये इस बात को भी, जैसे पिछले लेक्चर में जो बात आई थी कि वेस्ट एशिया, इसी तथ्य को आधार बना करके मैक्स मूलर ने ये कहा कि जो आर्य हैं वो बेसिकली मिडिल ईस्ट से, मध्य एशिया से भारत की तरफ आए। तो ये दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? इंस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन अबाउट अराइवल ऑफ आर्यंस फ्रॉम ईरान। तो आप जानते हैं दोस्तों ये बोगस गोई इंस्क्रिप्शन है और ये 1400 बीसी का है, जो कि एशिया माइनर जिसको हम तुर्की भी बोलते हैं, टर्की, वहां पे मिला हुआ है दोस्तों। और भी आप जानते हैं दोस्तों कि इस अभिलेख में बहुत सारे ऋग्वैदिक देवताओं के नामों का भी उल्लेख है, जिसमें से इंद्र का नाम आता है, मित्र का नाम आता है, इंद्र मित्र, वरुण का नाम आता है, और एक और नाम आता है नासत्य, जिसकी समानता स्थापित करते हैं ऋग्वैदिक अश्विन देवता से। तो आप देखिए दोस्तों, मानसेहरा और साबाजगढ़ी दोस्तों ये वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है और ये दोनों ही जो है अशोक के इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसको। और जूनागढ़ दोस्तों, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए हमें। जूनागढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्क्रिप्शन है दोस्तों हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और कई बार आप देखेंगे कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन पे सवाल जो है वो डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं। देखिए दोस्तों, जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है वो 150 एडी का है और किसका है ये? शक रूलर है रुद्रदामन। शक है, आप जानते हैं शक, हूण, कुषाण, इन सब का पोस्ट मौर्यन एज में इन्वेजन होता है इंडिया पे, तो उन्हीं में से शक था। शक का रूलर था, उसका नाम था रुद्रदामन, इसका है ये। और एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि फर्स्ट इंस्क्रिप्शन है संस्कृत में लिखा हुआ। ठीक है दोस्तों, और एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसमें सुदर्शन झील के बारे में बात की गई है, सुदर्शन लेक के बारे में इसमें बात की गई है दोस्तों। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन 150 एडी का, शक रूलर का है, शक रूलर जिसका है उसका नाम, उस राजा का नाम रुद्रदामन है, पहला संस्कृत में लिखा गया इंस्क्रिप्शन है। सुदर्शन झील का इसमें कई बार जिक्र आया है और उसके बाद इसमें 4 राजाओं के नाम आते हैं, 2 मौर्यन रूलर्स के नाम आते हैं इसमें, स्टीजियम चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक, रुद्रदामन का खुद, मतलब 2 मौर्य के हो गए, तीसरा शक रुद्रदामन, और चौथा स्कंदगुप्त का नाम इसमें आता है जो कि गुप्त काल का शासक था। और इन सब का योगदान ये था कि इन सब ने सुदर्शन झील के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था दोस्तों। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बोगसगोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, देखिए अभी कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों बोगसगोई इंस्क्रिप्शन जब बात होती है ऋग्वैदिक पीरियड की। अभी जस्ट एक सवाल पहले आया था, अभी वापस से सवाल आ गया। तो क्या है इसका महत्व, किस लिए है हमारे पास में? क्योंकि यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं के नामों का उल्लेख हमें मिलता है, इस वजह से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वैदिक गॉड एंड गॉडेसेस आर मेंशन्ड in records obtained from here, and who are those god and goddesses? वही इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, जिनकी अभी मैंने चर्चा पीछे आपसे की है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? Who among the following wrote about original country of Aryans? तो दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि गंगाधर तिलक है और इनकी बुक है द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यंस। इसमें इन्होंने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए और बहुत बार ये सवाल आया हुआ है, फिर आ सकता है। और देखो दोस्तों, इसको हम लोगों ने पिछली बार पिछले लेक्चर में जब हमने हिस्टोरियोग्राफी की थी कि विभिन्न जो इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, चिंतक हैं,
उन्होंने भिन्न भिन्न अवधारणाएं व्यक्त की हैं आर्यों के आने के संबंध में। जैसे बाल गंगाधर तिलक की ये अवधारणा है, अविनाश चंद्र दास हैं, वो कहते हैं कि वो सप्त सिंधु प्रदेश के ही निवासी थे। मैक्स मूलर कहते हैं कि वो मध्य एशिया से आए थे। तो इसलिए दोस्तों मैंने वो इसीलिए आपको वहां पे करवाया था, क्योंकि प्रीवियस ईयर में हमेशा इस तरीके के सवाल आते रहे हैं, इसलिए उस खंड को आप जरूर अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। त्रयी नाम है, ट्रायोलॉजी इज द नेम। तो 3 वेदों का, धर्म युद्ध संघ का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का या 3 मौसमों का। तो हम जानते हैं दोस्तों, क्योंकि बात हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड की कर रहे हैं, इस समय जो ऋग्वेद हैं और दूसरे जो वेद 3 और वेद हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन्हीं 3 वेदों को, जिसमें से ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को आपस में वेद त्रयी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और इस तथ्य को आपको जरूर ध्यान रखना है कि इसमें अथर्ववेद नहीं है, अथर्ववेद नहीं है, वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं है। और ना होने का कारण दोस्तों ये है कि उसमें बहुत सारे कर्मकांडों का उल्लेख है, लौकिक जगत की बहुत सारी चीजों का उल्लेख है। अगर इंग्लिश में कहें तो बहुत सारी मैटेरियलिस्टिक चीजों का उसमें उल्लेख है, बहुत सारे जादू टोना तंत्र मंत्र इस तरीके की चीजों का उल्लेख है। इस वजह से उसको वेद त्रयी में नहीं रखते। तो वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों ग्रंथ दोस्तों आते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? देखिए दोस्तों 10 मंडल लिखे गए हैं ऋग्वेद के, जिसमें से 2 से 7 तक मूल ऋग्वेद की रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, और 1, 9 और 10 को हम लोग लेटर एडिशंस कहते हैं, मतलब परवर्ती काल में, बाद के कालखंडों में उनको जोड़ दिया गया। उसमें दे वर नॉट ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ऋग्वेदास। तो अब ये जो 1-10 तक भिन्न भिन्न मंडल हैं, वो भिन्न भिन्न चीजों को डेडिकेटेड है। जैसे चौथा जो मंडल है, वो उसमें आपको बहुत सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज दिख जाएंगी। जो 3rd मंडल है, उसमें आपको सबित देव, मतलब ये जो हमारा गायत्री मंत्र है, उसकी आपको एविडेंसेस 3rd मंडल में मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से ये पूछ रहे हैं कि 9वां मंडल किसको समर्पित है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, कई बार ये सवाल आया है, फिर आ सकता है कि सोम और इस पे पर नामांकित देवता, बेसिकली सोम रस प्राप्त करते थे ये वेस्टर्न हिमालय। पिछले हमारे वीडियो में ये बात आई थी कि मुजवंत पर्वत था, उससे ये पता चलता है कि उनको वेस्टर्न हिमालय की जानकारी थी, जहां से ये सोमरस प्राप्त करते थे। तो जो 9वां मंडल है ऋग्वेद का, वो सोम देवता को समर्पित था। और सोमरस कहां से प्राप्त करते थे? तो वो मुजवंत पर्वत से प्राप्त करते थे दोस्तों। तो आप इतनी बात ध्यान रखिएगा इस फैक्ट से संबंधित। आइए वैदिक युग में क्या विशेषताएं हमें बता दी हैं कि वैदिक युग कैसा था, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, 3 बातें उन्होंने दी हुई हैं। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक उस समय के समाज में पाई जा रही थी और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक उस समय के समाज में नहीं थी। बहुविवाह नहीं था, बाल विवाह प्रमुख था, विधवा विवाह कर सकती थी पत्नी का समाज में। तो यहाँ पे देख लेते हैं पोलीगैमी, देयर वाज नो पोलीगैमी, चाइल्ड मैरिज वाज प्रोमिनेंट, विडो कुड रीमैरी, वाइफ हैड हाई पोजीशन इन द सोसाइटी। तो अब देखिए, अब थोड़ा सा भी प्रीवियस लेक्चर को मैं बार बार आपको रेफरेंस के तौर पे इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत डिटेल में वहां पे बात हुई थी दोस्तों, और पूरी उस वीडियो में केवल जो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही बिल्डअप करने की कोशिश की गई थी। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि वैदिक युग में पत्नी का समाज में बहुत उच्च स्थान था। अब देखिए, पत्नी या महिला का समाज में उच्च स्थान है, तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज को अपने आप ही रूल कर देगा कि ये नहीं रहा होगा बात। ठीक है, बाल विवाह का प्रमुख स्थान रहा होगा। अगर औरत को, विमेन को अच्छा पोजीशन मिल रहा है, प्रेस्टीज मिल रहा है, तो दोस्तों स्वाभाविक है कि वहां पे बाल विवाह की संभावनाएं बहुत कम हो गई होंगी। विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, डेफिनेटली कर सकती थी। तो आप एक तरीके से देखिए तो सारी ही पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन पत्नी का जो समाज में इन सभी ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो ये सबसे महत्वपूर्ण आपको दिख जाएगा। देखिए, जयदेस्तम कहा गया है पत्नी के लिए, एक शब्द का प्रयोग किया गया है, जयदेस्तम। ठीक है, अर्थात इसका मतलब है पत्नी ही गृह है, पत्नी ही, इतना महत्व था दोस्तों। और आप और जानते हैं कि जो सभा थी, समिति थी, विदत जैसी जो संस्थाएं थी, ठीक है, उन सब में दोस्तों महिलाएं पार्टिसिपेट करती थी,
उनका बराबर का स्थान था। जो यज्ञ होता था उसमें पत्नी को साथ में बिठा करके ही यज्ञ कार्यों में को लोग सफलतापूर्वक संपन्न करा पाते थे। तो इस तरीके से देखते हैं। तो एक तरीके से अगर प्रश्न में कुछ ABCD करके ऑप्शन होता तो उसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस हो सकते थे, लेकिन इसमें आई थिंक सबसे ज्यादा अगर आपको एक्यूरेट आंसर देखना होगा तो पत्नी के समाज में उच्च स्थान था। ये बात ज्यादा सही है। और भी बातें सही है उसमें, जैसे विडो रिमैरिज का भी इंपैक्ट था उसमें। बाल विवाह का प्रमुख स्थान ये तो डेफिनेटली नहीं था दोस्तों, लेकिन बहुविवाह भी नहीं था। इन मतलब नॉर्मल सोसाइटीज में नहीं था। राजा वगैरह तो हो सकता है करते ही रहे हो, बट तो इसमें सबसे एक्यूरेट जो आपका आंसर होगा वही होना चाहिए कि वाइफ हैड अ हाई पोजीशन इन द सोसाइटी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा गया? अघन्या, ठीक है, बी होना चाहिए। चलिए, आप जानते हैं दोस्तों ये गाय है। गाय इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। गाय से संबंधित बहुत सारे शब्दावलियों का भी प्रचलन था। जैसे जो इनका राजा था वो गोपाल था। आप देखिए गाय शब्द कितना कितना यहाँ पे प्रोमिनेंट आपको देखिएगा। जो इनका सबसे धनाढ्य आदमी होता था उसको ये लोग गोमत कहते थे। गायों के लिए ही वार होता था और उस युद्ध को गविष्ठ कहा जाता था, ठीक है। और जो समय के लिए भी गाय से ही संबंधित एक डिनोट इन्होंने एक वर्ड को किया, जिसको ये लोग गोधूली का नाम दिया इन्होंने समय के लिए। तो आप देखिए कि गाय का कितना महत्वपूर्ण इनके जीवन में स्थान है। ये हर जगह गाय से अपनी चीजों को डिनोट कर रहे हैं। जैसे इसको आज आप गल्फ या सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था से भी जोड़ के देख सकते हैं कि जैसे वहां पे पेट्रोवार आपको शब्द देखने को मिल जाएगा। गल्फ के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है कि वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, जो पश्चिमी सभ्यता वाले देश हैं, उनका जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट है वहां पे, इसी वजह से पूरी पेट्रोवार वहां पे चल रही है। पेट्रो इकोनॉमी है वहां पे। पेट्रो शेक शब्द आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इससे आप एक ड्रॉ कर सकते हैं सिमिलैरिटी की पेट्रो जिस तरीके से आज गल्फ कंट्रीज और सऊदी अरब जैसी कंट्रीज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण असेट है, उसी तरीके से उस समय ऋग वैदिक काल में जो ऋग वैदिक पीपल थे उनके लिए गाय एक बहुत बड़ा असेट रही होगी। आइए दोस्तों, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह कौन सा अधिकारी था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, यूपीएससी तक के एग्जाम्स में ये पूछा गया है। भागदुह के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन जो उनका था उसमें उसका क्या योगदान था दोस्तों? तो ये रेवेन्यू टैक्स कलेक्टर था, राजस्व कर जमा करने वाले अधिकारी को हम लोग वैदिक काल में भागदुह कहते थे। हालांकि बहुत सिस्टमैटिक रेवेन्यू सिस्टम वहां पे इवॉल्व नहीं हुआ था। और आप जानते हैं कि ऋग वैदिक पीरियड में बेसिकली बलि शब्द प्रयोग में आता है, और बलि का अर्थ है कि स्वेच्छा से राजा को दिया जाने वाला कर, ठीक है। लेटर वैदिक काल में ये भागदुह अधिकारी ज्यादा प्रोमिनेंट बन करके आता है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि अर्ली वैदिक काल में सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं है। उसके लिए बलि जैसे शब्द का प्रयोग हो रहा है। बलि मतलब स्वेच्छा से कर दिया जा रहा है, लेकिन बाद में जब थोड़ा सा सरप्लस आ रहा है, लोगों के पास में ज्यादा हो रहा है, तो एक प्रॉपर रेवेन्यू डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू भागदुह जैसे अधिकारी के माध्यम से ज्यादा अच्छे से टैक्स कलेक्शन की बात सामने देखने को मिलती है। आइए, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो देखिए दोस्तों, 9000 वर्ष पूर्व बिल्कुल गलत है, 12000 बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल से ये 900 के आसपास होना चाहिए इसको। 9000 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। उपर्युक्त में से एक से अधिक नहीं, अगर उपर्युक्त में से कोई नहीं होता तो डी ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन इसमें ई ऑप्शन सही हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि आप 1057 BC अतरंजी खेड़ा नाम की एक जगह है। अतरंजी खेड़ा नाम की जगह है, एटा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। और एक फैक्ट और याद रखिएगा, यूपी स्पेशल में हो सकता है ये सवाल आपसे पूछ ले कि अतरंजी खेड़ा जो है वो काली नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, जो पहला एविडेंस मिलता है हमें लोहे का, वो अभी तक जो खोजे हुई हैं उनके आधार पर 1057 BC अतरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश, एटा डिस्ट्रिक्ट, काली नदी के तट पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्गों का नहीं है? मतलब एक शब्द इसमें भिन्न है, उसके बारे में हमें बात करनी है। यहां पे भी तकरीबन वही है, ठीक है दोस्तों। कुल, वंश, कोश, गोत्र,
देखिए इसमें दोस्तों अगर आप देखें तो कुल, वंश और गोत्र आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा, ये तीनों शब्द एक जैसे हैं, और ये जो कोश शब्द है ये इनसे भिन्न अर्थ प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं दोस्तों। और आप जानते भी, हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो ऋग वैदिक संरचना है उसमें सबसे ऊपर जन है, उसके बाद में विश है, विश, जन, विश, फिर ग्राम है, और फिर कुल है, या गृह शब्द का भी प्रयोग यहां पे हुआ है। तो ये इनकी दोस्तों जो है, और जो राजा है इसलिए इसको जनस्य गोपा भी कहा गया है, या गोपाल कहा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सबसे हायरार्की में जो सबसे ऋग्वैदिक पीरियड में ऊपर है वो जन है, फिर उसके नीचे की एडमिनिस्ट्रेशन विश है, उसको विशपति कहा जाता है, ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते हैं, और उसके बाद में विश को विशपति, विशपति, इसको ग्रामणी। ठीक है, ये बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण अधिकारी थे जिनके पास राजा जब युद्ध वगैरह होता था तो इन सभी जो जितने महत्वपूर्ण, ये जो है विशपति हो, ग्रामणी हो, रथ हाँकने वाला जो सूतकार था, युद्ध वगैरह जब भी कोई आपात की स्थिति होती थी तो राजा इन लोगों के पास में स्वयं जाता था इनसे मदद मांगने के लिए कि मैं अकेले इतना पावरफुल नहीं, आप सब लोग साथ में आइए, कलेक्टिवली हम मिल करके किसी जो आपात सिचुएशन हमारे सामने उत्पन्न हुई है उसका हम लोग सामना करेंगे। तो ये इतनी बात दोस्तों हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए? कल भी हम लोगों ने बात किया था दोस्तों। चलिए, कुभा अफगानिस्तान में है। ऋग्वेद में इनफैक्ट अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख हुआ है दोस्तों। एक कुभा हो गई, दूसरी नदी कुरमू है, सुवास्तु है, ठीक है, और तीसरी नदी दोस्तों गोमन। ठीक है, तो ये ऋग्वेद में इन चारों नदियों का, कुभा, कुरमु, सुवास्त, गोमल, इन चारों नदियों का दोस्तों उल्लेख आया हुआ है। इनसे ये भी पता चलता है कि इन क्षेत्रों से ये लोग फेमिलियर थे। इसके बाद सप्तसिंधु नदियां, इंडस और उसकी एसोसिएटेड नदियों का उल्लेख आता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि सबसे पहले आर्य आकर के उसी पश्चिमोत्तर प्रांत में सबसे पहले वो सेटल डाउन हुए। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत होती है? मतलब सबसे क्लियरली मेंशन कहां होता है अनटचेबिलिटी का? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन है हमारे पास ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त धर्मशास्त्र के समय। देखिए ऋग्वैदिक जो समाज था दोस्तों, हम जानते हैं कि वो बहुत समतामूलक समाज था, इग्लैट्रियन सोसाइटी थी उनकी। ठीक है, इग्लैट्रियन सोसाइटी थी, समतामूलक समाज था, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, और ये दोस्तों जो समाज था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। और वर्ण व्यवस्था कहने का मतलब है दोस्तों प्रोफेशन, जन्म नहीं। आप जो प्रोफेशन करने लग गए, अगर आप डॉक्टर हो गए तो इससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति में पैदा हुए हैं। लेकिन लेटर वैदिक एज में दोस्तों ये व्यवस्था समाप्त हो गई, प्रोफेशन जो है वो इनहेरेंट हो गए कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने लग गया, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनने लग गया। इस तरीके की परंपरा इवॉल्व हो गई। तो एक तरीके से अछूत की हमें बात करनी है तो ऋग्वेद में क्या व्यवस्था है? ऋग्वेद में व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हो जाती है, मतलब जन्म आपका ये डिसाइड करने लग जाता है कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। इस आधार पे दोस्तों विभाजन हो जाता है। उत्तर गुप्त काल इससे भिन्न है, इसके बारे में बात करेंगे धर्मशास्त्र के समय। तो बिल्कुल दोस्तों, ये जो धर्मशास्त्रों का समय था जिसमें आप देखेंगे कि पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद, एक मिनट इसको मिटा ही देते हैं। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है दोस्तों, उसमें पुरुष सूक्त नामक अध्याय में ऋग्वेद 10th मंडल, पुरुष सूक्त, ठीक है। और इसीलिए दोस्तों इसको परवर्ती काल का माना जाता है, मतलब लेटर एडिशन माना जाता है कि यहां पर पहली बार पुरुष सूक्त में एक ये अवधारणा आई कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति है जो ब्रह्मा है, उनके मुंह से ब्राह्मण, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य,
उनके पैरों से शूद्र की ये अवधारणा लेकर के आए। तो बेसिकली ये जो समय है दोस्तों धर्मशास्त्र का, ये वही समय है जब बहुत सारी स्मृतियों की रचना हो रही है, पुराणों वगैरह की रचना हो रही है। तो जो अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया वो धर्मशास्त्र के समय से आया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देव कौन सा था? थोड़ा ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द मोस्ट पॉपुलर देव ऑफ प्री वैदिक, मतलब गॉड होना चाहिए इनफैक्ट। प्री वैदिक लोगों का जो फेमस गॉड था वो कौन था? तो दोस्तों ये बहुत बहुत कॉमन चीज है, आप जानते हैं। इंद्र उनका बहुत ही पावरफुल गॉड था प्री वैदिक लोगों का। वरुण को बेसिकली हम लोग ऋत मतलब मोरालिटी का गॉड मानते थे, नैतिकता का देवता मानते थे इसको, वरुण को। ठीक है दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ एक ऋत का नियम का भी उल्लेख आता है। ऋत का नियम, ये भी हमें ध्यान रखना है। विष्णु अभी बहुत कोई प्रोमिनेंट एंटिटी नहीं है, मतलब बहुत महत्व तो नहीं है विष्णु का। वो इनफैक्ट लेटर वैदिक पीरियड में आपको ज्यादा ये विष्णु का भी और रुद्र का भी, इन दोनों का आपको ज्यादा मेंशन लेटर वैदिक पीरियड में मिलने लगेगा, ना कि यहां पे। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ही इज मोरल गॉड, मोरल गॉड है ये, और ये पनिश करते हैं आपको व्हेन यू इंडल्ज इन सम इमोरल एक्टिविटीज। एंड देयर इज आल्सो अ लॉ ऑफ ऋत, so you have to remember it। ठीक है दोस्तों, प्लीज कीप इन माइंड। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्राचीन काल में आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? क्या उनका मेन मीन्स ऑफ सोर्स ऑफ लिविंग क्या था उनका, मतलब किस चीज पे वो बेस्ड थे? कृषि, शिकार, शिल्पकर्म, व्यापार। अब बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे प्राचीन काल के आर्यों, मतलब ऋग्वैदिक आर्यंस की। ठीक है, एंशिएंट टाइम्स द मेन मीन्स ऑफ, अच्छा इस पे ऋग्वैदिक लिखा ही नहीं, ऋग वैदिक आर्यंस। ठीक है, तो प्रश्न यही है कि ऋग्वैदिक आर्यंस दे वर मेनली, व्हाट वाज देयर मेन मोड ऑफ इकोनॉमी एक्चुअली। इस प्रश्न का मतलब यह है कि उनका मेन मोड ऑफ इकोनॉमी क्या था। तो दोस्तों देखिए, मेन मोड ऑफ इकोनॉमी तो पेस्टोरल था। ऋग्वैदिक पीपल का जो मेन मोड ऑफ इकोनॉमी है वो पेस्टोरल है। ठीक है, पशुचारण है प्लस एग्रीकल्चर है। primarily they are based upon pastoral, secondary they are based upon agriculture, but since here we don't have pastoral in our option, तो हम फिर एग्रीकल्चर को ही, कृषि को ही सही मानेंगे इसमें। तो ऋग्वैदिक लोगों के जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन था वो कृषि था। लेकिन कृषि तभी हम लगाएंगे, ध्यान रखना, जब पशु अर्थव्यवस्था ऑप्शन में ना हो। पशुचारण, पेस्टोरल इकोनॉमी अगर ऑप्शन में नहीं है, अगर ऋग्वैदिक लोगों की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, जीविकोपार्जन की बात हो रही है, और पेस्टोरल और एग्रीकल्चर दोनों है, तो आप ध्यान रखिएगा, आप हमेशा पेस्टोरल इकोनॉमी पे जाइएगा, एग्रीकल्चर मत जाइएगा। एग्रीकल्चर लेटर वैदिक फेज से महत्वपूर्ण होता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। 14वीं सदी मतलब BC एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख हुआ है। तो ये देखिए, तीसरी बार ये प्रश्न आया है बोगसगोई से, जो 1400 एशिया माइनर। ठीक है, एशिया माइनर में दोस्तों ये चीज हमें मिलती है। एशिया माइनर मतलब आज का जो हमारा टर्की है, तुर्की जिसको हम लोग कहते हैं, वहां से प्राप्त हुआ है। और जो वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख हमको मिलता है ऋग्वेद में, इंद्र, मित्र, वरुण का, उनका उल्लेख यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? पॉपुलर गवर्नेंस सिस्टम क्या था वैदिक एरा में? अभी बेसिकली हम लोग मतलब वैदिक से मतलब हमारा यहाँ पे है बेसिकली प्री वैदिक से, ऋग्वैदिक काल से। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक थी, डेमोक्रेसी थी, रिपब्लिक थी, या डायनेस्टी और ट्रेडिशनल मोनार्की थी? ये थोड़ा इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका गलत हो गया, मतलब इसका वही वंश परंपरागत, मतलब बेटे से, आप अगर पिता राजा है तो उसका बेटा राजा होगा, मतलब बेसिकली इट वाज बेस्ड ऑन लीनिएज। तो निरंकुश, अभी निरंकुशता आई नहीं है दोस्तों। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि
जो राजा है वो फर्स्ट, उसकी हैसियत फर्स्ट एमंग द इक्वल्स वाली है। अपने ही लोगों के बीच में से कबीले ने कबीलों ने, ट्राइब्स ने अपने ही बीच में से किसी को राजा चुन लिया है, और वो पूरी तरीके से अभी सभा पे बेस डिपेंडेंट है। आप देख रहे हैं कि समिति कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है राजा के चुनाव में, है ना। और जो समिति का प्रमुख है उसको ईशान कहा जा रहा है। आप समझिए कि अगर राजा निरंकुश होता तो वो अपने सामने किसी और व्यक्ति को इतना महत्व देता कि वो उस किसी दूसरी संस्था का अध्यक्ष कोई और नाम लेकर के घूमे। और ईशान का अर्थ है ईश्वर जैसा। तो जब राजा निरंकुश होगा तो वो खुद को ईश्वर की प्रतिबिंब के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करेगा। वो कहेगा कि मैं पैदा नहीं हुआ था, मुझे लगता है कि मैंने अवतार ले लिया है। आजकल सुन भी रहे होंगे आप। प्रजातंत्र दोस्तों, प्रजातंत्र और गणतंत्र दोस्तों दोनों बहुत आधुनिक अवधारणाएं हैं, आधुनिक मूल्य की अवधारणाएं हैं। उस काल में इन चीजों को खोजना कोई बहुत अच्छी समझ को नहीं प्रदर्शित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वंश परंपरागत राजतंत्र। मतलब राजा बेटा है, फिर उसके राजा है, फिर राजा के बाद राजा का बेटा, उसके बाद उसका बेटा, इस तरीके की जो व्यवस्था थी वो जो है प्रिवेलेंट कर रही थी वैदिक टाइम पे। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वैदिक युगीन सभा के बारे में हमें बात करना है। जो महत्वपूर्ण एक संस्था थी सभा, उसका स्वरूप क्या था? गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी। व्यवसाय का कोई मतलब ही नहीं था दोस्तों, इकोनॉमी पेस्टोरल है उस समय, तो व्यवसाय वगैरह तो बहुत जाकर के 6th सेंचुरी BC में आप देखेंगे कि व्यवसाय वगैरह बहुत फ्लरिश होने लग गया, या लेटर वैदिक फेज से भी हमें एविडेंसेस देखने को मिलने लग जाएंगे। राज दरबार होता था। राजा ही इतना पावरफुल नहीं है तो राज दरबार का भी कोई अर्थ नहीं है। राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय परिषद है। जो समस्त लोगों की बात करेंगे अगर आप, तो वो समिति का मामला ज्यादा बनता है। और सभा फिर एक मंत्री परिषद की तरीके से थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जैसे रही होगी। मतलब थोड़े जो समाज के ज्यादा गणमान्य लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, वो लोग उस संस्था में बैठते थे। और ये संस्था का स्वरूप आप ये भी देखेंगे कि ये थोड़ा सा जुडिशियल किस्म की थी दोस्तों अपने नेचर में। ये न्यायिक कार्यों को ज्यादा करती थी। तो वैदिक युगीन जो सभा थी वो एक तरीके से मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक जन सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी क्या कहलाती थी? व्हाट वाज ऋग्वैदिक पब्लिक असेंबली? ठीक है, देखिए ऋग्वैदिक पब्लिक असेंबली है व्हिच वाज रिलेटेड टू जुडिशियल फंक्शन। अभी जस्ट दोस्तों पिछले ही प्रश्न में बात आ गई कि मीटिंग कमिटी विथ ऑल ऑफ दिस। अच्छा, ये दोस्तों इसका मतलब है सभा, सॉरी समिति विदत। ठीक है, तो ये दोस्तों सभा ही थी। ये थोड़ा गूगल ट्रांसलेशन ने ये सब गलती कर दी है, आई एम सॉरी फॉर दिस। तो ये सभा थी दोस्तों जो न्यायिक कार्यों से संबंध थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी? वो द फॉलोइंग ब्रह्मवादिनी वो कंपोज सम वेद मंत्रा। ऋग्वेद में दोस्तों ऐसी बहुत सारी विदुषी महिलाओं का नाम आता है जिन्होंने बहुत सारी वैदिक ऋचाओं की रचना की। तो उन्हीं महिलाओं का वो नाम देकर के आपसे पूछ रहा है, लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती और सावित्री। तो दोस्तों गार्गी बहुत विदुषी महिला थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक नाम भी इनके, एक कॉलेज भी इनके नाम पे है। लेकिन ये इन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना नहीं की, बल्कि वैदिक रचनाओं से संबंधित जिन महिलाओं का नाम आता है, वैदिक ऋचाओं के संकलनकर्ता के रूप में जिन महिलाओं का नाम आता है उसमें से है लोपामुद्रा। कुछ और नाम भी महत्वपूर्ण है, सिक्ता, अपाला, घोषा। तो ये दोस्तों वो विदुषी महिलाएं हैं जिनका आप इनका जरूर नाम ध्यान में रखिएगा। लोपामुद्रा, सिक्ता, अपाला, घोषा, ये वो महिलाएं थी जिन्होंने ऋग्वेद में बहुत सारी जो है ऋचाओं का इन्होंने संकलन किया है। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि which of the following river has been addressed as मातेत्मा, देवीत्मा एंड नदीत्मा? ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा किस नदी के लिए दोस्तों ये शब्द प्रयोग किए गए हैं? मतलब आप समझिए कि इतनी माँ के समान कह रहे हैं, वो देवी के समान कह रहे हैं, और
माँ जैसी नदी कह रहे हैं वो। तो ऐसी कौन सी नदी है जिसको ऋग्वैदिक लोगों ने इतना महत्व दिया? दोस्तों ये सब हम सब जानते हैं इस बात को कि सरस्वती नदी थी जो ऋग्वैदिक लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी थी, वो बहुत सम्मान करते थे उसका। और वितस्ता, वितस्ता झेलम को कहते थे दोस्तों, ये याद रखिएगा आप लोग, वितस्ता झेलम का। यमुना का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख आया है, ठीक है। और सिंधु जो है ऐसी नदी है जिसका सबसे ज्यादा बार दोस्तों उल्लेख आया है, तो सर्वाधिक बार इसका उल्लेख आया है, सर्वाधिक टाइम या बार सिंधु नदी का उल्लेख आया है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अस्किनी की पहचान किस, एक नदी है वैदिक नदी, अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों से किस नदी के साथ की जाती है? ठीक है, अस्किनी रिवर आइडेंटिफाइज एज, तो दोस्तों ये अस्किनी चेनाब है। देखिए ना इधर भी आ रहा है, ठीक है, नी, और ना इधर भी आ रहा है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको साम्यता स्थापित कर लीजिएगा, अस्किनी और चेनाब। इसको मैं अभी करवा दूंगा दोस्तों। देखिए व्यास को विपस्सना, विपस्सना कहते थे दोस्तों, सॉरी थोड़ा सा भूल रहा हूं मैं, नहीं, झेलम को वितस्ता कहते थे, वितस्ता झेलम को कहते थे। और व्यास को क्या कहते हैं दोस्तों, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं इसको, अभी हम कर लेंगे इसको, एक पूरी स्लाइड बनाई हुई है मैंने, उस पर देख लेंगे इसको, ठीक है। तो 10 राजाओं का जो युद्ध था वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था दोस्तों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परुष्णी रिवर है और इसका जो आधुनिक नाम है वो रावी नदी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये दशराग युद्ध जो आप जानते हैं कि एक पुरोहित थे विश्वामित्र, उनको हटा करके वशिष्ठ को राजा सुदाश ने भरत वंश के जो थे उन्होंने उनको अपना पुरोहित नियुक्त कर दिया था। तो जो विश्वामित्र थे उन्होंने 10 राजाओं को इकट्ठा करके उनके खिलाफ युद्ध लड़ा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें विश्वामित्र के पक्ष की हार हुई और वशिष्ठ जो है वो पुरोहित के रूप में स्थापित हुए। तो ये कहानी है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? देखिए अभी मैंने कहा था दोस्तों, द मोस्ट मेंशन रिवर इन अर्ली वैदिक लिटरेचर इज इंडस। तो मतलब मोस्ट मेंशन कहने का मतलब, सर्वाधिक वर्णित कहने का मतलब ऐसी नदी जिसका सबसे ज्यादा बार उल्लेख आया है। तो देखिए दोस्तों, अभी इस बात से आप एक फैक्ट ड्रॉ करिए, एक कंक्लूजन ड्रॉ करिए कि अभी जो है ऋग्वैदिक काल के लोगों के लिए गंगा इतनी महत्वपूर्ण नहीं हुई है, यमुना इतनी महत्वपूर्ण नहीं हुई है। इनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो सरस्वती है, सिंधु है। और देख लीजिए आप सरस्वती के लिए इन्होंने कितने सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, और साथ ही साथ सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में हमें देखने के लिए मिल रहा है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस जनजाति का नाम बताइए जो वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है बताना, ठीक है। नेम ऑफ द ट्राइब व्हिच डज नॉट बिलोंग टू द पंचजन ऑफ ऋग्वैदिक आर्यन। सी देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में पंचजन, जन मीन्स वही ट्राइब से संबंधित है, 5 कबीलों के नामों का उल्लेख है। तो उनमें से ये पूछ रहे हैं कि कौन से, और ये 5 आपको रटे होनी चाहिए, आपकी जुबान पे होना चाहिए दोस्तों। ये कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो ये आपको ये बताना है कि कौन सा इनमें से नहीं है। यदु, पुरु, तुर्वस, किकट। दोस्तों किकट नहीं है, यदु है, पुरु है, तुर्वस है, अनु और द्रुहि। तो ये 5 कबीले हैं जिनका मेंशन पंचजन नाम से ऋग्वेद में इनका उल्लेख हुआ है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक तरफ नदियां दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनका आधुनिक नाम दिया हुआ है। ये आपको देखिए, देख लीजिए दोस्तों, एक तरफ वैदिक रिवर्स दिया हुआ है, उनका मॉडर्न नेम दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको एकदम से दोस्तों याद होना चाहिए हर हाल में। हमेशा वैदिक पीरियड पे इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। कुभा मतलब काबुल, परुष्णी मतलब राबी, यहाँ रांची लिख उठा, परुष्णी मतलब रांची, शदानीरा गंडक जो आधुनिक बिहार राज्य में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और जब विदेह माधव की कथा आएगी जिसमें एक्सपेंशन आपको देखेगा लेटर वैदिक पीपल का, तो विदेह माधव की कथा जब आती है जिसमें वो वैश्वानर अग्नि निकलती है उनके मुंह से और वो गंडक नदी के किनारे जाकर के रुकती है, मतलब वो एक तरीके से प्रतीकात्मक कथा है, लेकिन बेसिकली वो जंगलों को
सफाई करने के सेंस में और एग्रीकल्चरल लैंड के एक्सपेंशन के सेंस में आपको उसको देखना चाहिए। और शतुद्री दोस्तों वो सतलज नदी को हम लोग कहते हैं। तो देख लीजिए एक बार फिर से, कुबा मतलब काबुल, परुष्णी मतलब रावी, सदानीरा मतलब गंडक और शतुद्री मतलब सतलज। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए में 2 एक ही जगह पे है दोस्तों, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मुझे लगता है ये आईएएस का प्रश्न है। आईएएस 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बताना है इसमें कि ऋग्वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में क्या सही है, मतलब जो क्या सिमिलरिटीज रही हैं ऋग्वैदिक लोगों में और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों में, ये बताना है। तो ऋग्वैदिक यहाँ पे आप देख लीजिए, स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग डिफरेंसेस बताना है हमको बेसिकली बिटवीन कल्चर ऑफ आर्यंस ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड एंड द कल्चर ऑफ इंडस वैली पीपल। इन दोनों ही लोगों के बीच में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में बात करनी है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि आर्यन ऋग्वैदिक जो आर्यंस थे वो यूज करते थे आर्मर और हेडगियर मतलब हेलमेट, whereas there is no evidence of their use among people of Indus Valley civilization। ठीक है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में आर्य जो है वो कवच का और हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग में इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। द आर्यंस ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड हैड नॉलेज ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, whereas people of Indus Valley had known only copper and iron। तो आपको पता है दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। वहां पे ऋग्वैदिक काल में ही अभी आर्य लोहा नहीं आया है प्रॉपर तरीके से, तो वहां पर तो आने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 तो अपने आप में गलत हो गया दोस्तों। थर्ड देखिए, ठीक है, और सिंध के लोगों को केवल लोहे और सज्ञानता, तो ये स्टेटमेंट 2 तुरंत गलत हो गया। द आर्यंस ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने घोड़े को पालतू बना लिया था। whereas there is no evidence that people of Indus Valley knew this animal। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, देखिए सुरकोटदा में हमें घोड़े का साक्ष्य मिला है। ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग घोड़े को जानते थे और इसका जो एविडेंस है वो आपको कहां मिला है? सुरकोटदा में। ठीक है, सुरकोटदा से हमको गुजरात राज्य में घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, घोड़े के रिमेन्स मिले हैं, उसके अवशेष मिले हैं। तो इस आधार पे देखेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे कि स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 गलत हो गया, तो केवल एक स्टेटमेंट इसमें सही होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह कहा जाता था? हालांकि दोस्तों ये जो सार्थवाह है ना, इसकी बहुत इवॉल्व तरीके से बहुत प्रोमिनेंट इसकी एक स्थिति होती है 6th सेंचुरी बीसी में। सार्थवाह की स्थिति जो है वो 6th सेंचुरी बीसी में, जब सेकेंड अर्बन रेवोल्यूशन होता है, जिसको हम लोग द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। सेकेंड अर्बन रेवोल्यूशन जब होता है तब आपको सार्थवाह की बहुत ही निर्णायक स्थिति देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वाणिज्य व्यापार फ्लरिश करता है, वाणिज्य व्यापार अपनी उन्नत स्थिति में होता है। जब वाणिज्य व्यापार उन्नत स्थिति में है तो भिन्न भिन्न काम को करने वाले भिन्न भिन्न श्रेणियां होती हैं, जैसे शिल्प की श्रेणियां हैं, बुनकर की श्रेणियां हैं, इस तरीके की तमाम श्रेणियां हैं। और प्रत्येक श्रेणी का जो हेड है, ठीक है, प्रत्येक जो श्रेणी है उस श्रेणी का जो हेड है वो श्रेष्ठिन है और जो उसका कारवां है उसको हम लोग सार्थवाह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम केवल यहाँ पे अभी बहुत संक्षेप में बात करें तो प्राचीन काल में हम लोग वैश्य को ये कह सकते हैं कि वैश्य लोग जो थे बेसिकली वो सार्थवाह के तौर पे हमें देखने को मिलते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैदिक काल में पणि किसे कहा जाता था? तो दोस्तों पणि जिनका व्यापार पर नियंत्रण था उनको पणि कहा जाता है। इस शब्द से आपको थोड़ी सी वैसे भी इंसाइट मिल रही होगी, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्राचीन काल में निशाका किस रूप में जाना? नोन एज निशाका इन एंशिएंट इंडिया वाज, इट वाज बेसिकली गोल्ड ज्वेलरी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में निशाका
गोल्ड ज्वेलरी थी जिसका प्रयोग वहां के लोग करते थे। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते थे। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? दोस्तों ये थ्रोट गले का था। ये गले पे जैसे महिलाएं आज भी पहनती हैं कुछ चेन वगैरह, उस सेंस में था। तो आप ध्यान रखना निष्क और पीछे क्या शब्द आया है? निशाका। इसका इंग्लिश भी यही होगा, बस आपको उसको रोमन में लिख लेना है। ठीक है, दिस वाज अ गोल्ड ज्वेलरी एंड दिस वाज दिस वाज एन ऑर्नामेंट जो कि गले में पहना जाता था। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। गाय किस काल में धन का महत्वपूर्ण स्वरूप थी? हम सब जानते हैं दोस्तों, अभी हम लोग हैं उसी फेज में, बहुत सारी बातें हुई गाय को लेकर के। तो ऋग्वैदिक काल में जो है वो गाय का बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर वैदिक काल का उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल का उत्तर वैदिक काल मतलब 1000 से लेकर के 600 BC का जो कालखंड है, इसमें गाय रहती है महत्वपूर्ण, लेकिन मोड ऑफ जो प्रोडक्शन है वो एग्रीकल्चर हो जाता है। तो पशु अर्थव्यवस्था से माइग्रेशन होता है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की ओर में। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कृषि आधारित व्यवस्था की ओर ये लोग माइग्रेट करते हैं। उत्तर वैदिक काल का उत्तर काल, अच्छा ये दोनों एक ही मतलब हो गया। महाकाव्य काल दोस्तों बात की उदाहरण है जिसमें महाकाव्य और रामायण और महाभारत वगैरह जैसे ग्रंथों की रचना हुई। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। इसमें सूची 1 और सूची 2 देना है दोस्तों। कुछ फसलों के नाम हैं और उनके आधुनिक नाम हैं। देखिए अभी नदियों का पुराना नाम ऋग्वैदिक समय में कौन सी नदी को हम क्या कहते थे, और अब आ गया है और उनका आधुनिक नाम, और अब आ गया है बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनको ऋग्वेद में हम कुछ और कहते हैं, वर्तमान में कुछ और कहते हैं। तो उनसे उनसे मिलान करना। देखिए दोस्तों व्रीहि जो है ना वो चावल या धान को कहते थे, मुदग मूंग को कहते थे दोस्तों, जौ को कहते थे, और इक्षु गन्ना को कहते थे, है ना। So brihi was basically rice, or you can say dhan as well, right? Mugad was moong, yaw was barley, और इक्षु was this sugar cane. तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या जैसे भी आपको ठीक लगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक धर्म था, ऋग्वैदिक धर्म के स्वरूप के बारे में बात करना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक बताना है कि बेसिकली वो क्या था। बहुदेववादी थे, एकेश्वरवादी थे, और अद्वैतवादी, निवृत्त मार्गी। तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि वो बहुदेववादी थे, प्रकृति की पूजा करते थे। उनके पास में 3 कोटि के देवता थे, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और धरती के देवता। ये 3 कोटि के अंतर्गत बहुत सारे देवताओं का उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो वो लोग प्रकृति की भी पूजा करते थे, बहुत सारे देवताओं की भी उपासना करते थे। एकेश्वरवाद दोस्तों हिंदू धर्म का, इसमें कोई बहुत स्थान उस तरीके से नहीं कि हम लोग केवल एक ही ईश्वर को मानते हैं। अद्वैतवाद की अवधारणा शंकराचार्य लेकर के आते हैं 7वीं सेंचुरी के आसपास में, बहुत लेटर एडिशन है दोस्तों। ठीक है, आइए अगली बात कर लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? देखिए फिर पिछला भी प्रश्न धर्म पे और अगला भी प्रश्न धर्म पे ही है। तो दोस्तों इनका भक्ति बहुत 7वीं सेंचुरी में एडी में आती है दोस्तों। शंकर ही लेकर के उसको आते हैं, साउथ से शुरू होती है ये अलवार और नैनार से, और उसके बाद फिर पूरी की पूरी मीरा तक हर जगह, इवन जो वेस्ट बंगाल के रीजन में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, वहां तक पूरी एक्सपैंड करती है हमारी भक्ति की अवधारणा। वो दोस्तों बहुत बात की बात है। मूर्ति पूजा और यज्ञ, मूर्ति पूजा भी नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना है, प्रकृति पूजा है। इस दौर में प्रकृति पूजा है, मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं। मूर्ति इनफैक्ट बनती पहली मूर्ति कब बनती है भारत में? भारत में पहली मूर्ति उस व्यक्ति की बनती है जिसने सबसे ज्यादा कर्मकांडों का विरोध किया, सबसे ज्यादा यज्ञों का विरोध किया, और उस व्यक्ति का नाम है बुद्ध। तो बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति बनी भारत में, किसी भगवान की नहीं बनी, और बुद्ध की बनी है मथुरा कला में। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुषाण काल में बनी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये इसका जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा नेचर वर्शिप एंड यज्ञास। सो ऋग्वैदिक पीपल दे वर बेसिकली इंडल्ज इन नेचर वर्शिपिंग एंड यज्ञास। बहुत सारे यज्ञ करते थे, और यज्ञ में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस का भी उल्लेख होता है दोस्तों, नेचर वर्शिप करते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? अग्नि को, बृहस्पति को, दैत्य को,
या इंद्र को। तो दोस्तों ये जुपिटर है, बृहस्पति है बेसिकली, जिनको वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? अब देखिए दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर में पीवाईक्यूज में आया हुआ प्रश्न है आपके, पिछले 10 से 15 साल के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन्हीं में से ये प्रश्न है, और वो नाग है वासुकी, और वो पर्वत कौन सा है? मंथार पर्वत, मंथार पर्वत आई थिंक, ठीक है। तो समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प को रस्सी से बांधा गया उस सर्प का नाम क्या था? वासुकी दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संस्कृति के अंदर ऋत का क्या अर्थ है? ऋत का मतलब दोस्तों है यहाँ पे नेचुरल लॉ से है, इस बात को बहुत ध्यान रखना है, और ये बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है, आप इसको इस तरीके से मान के चलिए। जब आप ऋग्वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं तो जो ऋत का नियम है, और ऋत का जो देवता है वरुण, और इसका जो देवता होंगे ऋत के, ये विल बी वरुण, ठीक है दोस्तों। तो अंडर इंडियन कल्चर इज भारतीय संस्कृति, तो दोस्तों ये प्राकृतिक नियम से है, और इसके जो देवता है वो वरुण है, इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक प्रश्न मेरे ख्याल से और भी है इससे संबंधित, तो उस पर और सारी बातें क्लियर हो जाएगी। देखिए ऋत का उल्लेख यहाँ आया है, धर्म और ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, ठीक है दोस्तों। धर्म एंड ऋत डिपिक्ट सेंट्रल आइडिया ऑफ एन एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो हमें बात करनी है कि धर्म और ऋत इस तरीके से प्राचीन भारतीय इतिहास की जो केंद्रीय विषय वस्तु है उसको प्रस्तुत करते हैं। आइए बात करते हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। धर्म के बारे में क्या बात करें दोस्तों, कि व्यक्ति की दायित्व मतलब ड्यूटीज, ठीक है, इंडिविजुअल ड्यूटीज इंडिविजुअल के प्रति और दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। मतलब जो हमारी खुद के प्रति ड्यूटीज है और दूसरों के प्रति ड्यूटीज है उसको ही धर्म कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ये दोस्तों दोनों ही प्रश्न सही है। और ऋत की आप डेफिनेशन देख लीजिए, इतनी भी डेफिनेशन अगर आपको याद रहेगी कि ऋत वाज बेसिक मोरल लॉ व्हिच गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ यूनिवर्स एंड द एलिमेंट कंटेन्ड इन इट। तो आप ये समझ जाएंगे कि ये नैतिक विधान था, फंडामेंटल मूलभूत नैतिक विधान था दोस्तों, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। और ऋत बेसिकली वो वही जो मैंने अभी कहा दोस्तों कि वो नैतिक नियम था ऋत, और वरुण उसको हेड करते थे। तो जो भी इमोरलिटी जैसी कोई चीज होती थी उसको पनिश करने का काम ऋत के अंतर्गत वो वरुण का था। आइए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, और सही उत्तर को हमें चुनना है इंद्र के बारे में कि उनकी इंद्र का क्या स्वरूप था, उस पर एक प्रश्न है दोस्तों। तो झंझावात के देवता थे, ही वाज गॉड ऑफ स्टॉर्म, बेसिकली थंडर स्टॉर्म, ठीक है। पापियों को दंड देता था, नहीं दोस्तों, पापियों को दंड देने का काम वरुण करेंगे। यूज्ड टू पनिश सिनर्स, इट वाज डन बाय वरुण, लॉर्ड वरुणा, ठीक है। नैतिक व्यवस्था के संचारक दोस्तों अगेन वरुण, ठीक है, वर्षा के देवता। सो ही वाज बेसिकली 1 and 4, व्हाट इज द ऑप्शन 1 and 4 भी करेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है कि यही बात ऋत के अंतर्गत भी यही बातें आती हैं। अब देखिए दोस्तों आगे हमारे पास में एक प्रश्न और है, किस जानवर को अघन्य माना गया दोस्तों? ये बात अभी आ चुकी है, मुझे लगता है प्रश्न रिपीट हो गया। चलिए प्रश्न रिपीट होने लग गए, कौन सा शब्द? और चलिए दोस्तों, तो मुझे लगता है कि जितने एमसीक्यूज थे वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिए ऋग वैदिक काल में, और अगले खंड में हम लोग जो है वो उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे, लेटर वैदिक काल की बात करेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, वो भी आप जरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए, आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। देखिए ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, मैं थोड़ा हट जाता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व में राजा को सम्राट कहते थे, पश्चिम में स्वराट कहते थे, उत्तर में विराट कहते थे और दक्षिण में भोज कहते थे दोस्तों, और मध्य में उसको राजा कहते थे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये राजा और उनको जो किंग्स थे उनको भिन्न भिन्न जो दिशाएं थी उनमें जो है उनको पश्चिम में आप ध्यान रखना है दोस्तों, पश्चिम में स्वरट कहते थे,
उत्तर में विराट कहते थे। आप इसको कुछ ट्रिक वगैरह से याद कर लीजिए, जैसे विराट कोहली उत्तर की तरफ दिल्ली में है तो आप दिल्ली में राजाओं को विराट कहते थे। पश्चिम में स्वरट कहते थे। मोदी जी है ना, स्व स्व की बहुत रट लगाए रहते हैं, और पश्चिम से आते हैं, गुजरात से आते हैं, तो स्वरट आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। दक्षिण में भोज कहते हैं, हम दक्षिण में जाए तो भोज परंपरा बहुत है, बड़े बड़े लाइनों में बिठा करके भोज खिलाते रहते हैं आप लोगों को इस तरीके से। और मध्य देश में आप एक राजा भोज का बहुत नाम आता है, मध्य प्रदेश जो मध्य देश के अंतर्गत आते हैं। तो और पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जैसा प्रतापी सम्राट था ही, नंदवंश जैसा सम्राट था दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और अगला स्लाइड देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये दोस्तों राजा थे और उनसे संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी थे। जैसे पुरोहित का काम क्या था, राजा का प्रमुख परामर्शदाता था। सेनानी सेना का प्रमुख था। ग्रामीणी ग्राम का मुखिया था। महिषी, राजा की पत्नी को महिषी कहते थे, ध्यान रखना है दोस्तों। आप देखिए कि राजा की पत्नी के लिए महिषी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, इससे महिलाओं की उस समाज में स्थिति का आप आकलन लगाइए खुद से। सूत, रथ, सेना का जो नायक था उसको सूत कहते थे। संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, संग्रहिता मतलब समबडी कलेक्टर कुछ नाम होना चाहिए आई थिंक इधर, ये टैक्स भागदू, वैल्यू, ट्रेजर, कुत्ता, हीरो ऑफ चैरियट आर्मी, ठीक है। अच्छा, कुछ गड़बड़ हो गया, ट्रांसलेशन में भी देख लेते हैं दोस्तों इसको। भागदू, कर एकत्र करने वाला अधिकारी को भागदू कहते हैं। अक्षवाप, आय व्यय गणनाध्यक्ष। द्यूत क्रीड़ा में राजा का मित्र। द्यूत क्रीड़ा होती थी दोस्तों, जो लोग अपने अम्यूजमेंट के लिए करते रहे होंगे, इन गैम्बलिंग। द्यूत का मतलब है गैम्बलिंग से बेसिकली, तो जो जुआ हुआ खेलते थे उसमें उनका जो मित्र था वो, और इसको अक्षवाप कहते थे। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये टर्मिनोलॉजीज पूछ लेते हैं आपके, केवल इतना पूछ लेगा अक्षवाप और 4 ऑप्शन दे देगा, उसके बारे में आपको बताना है। अगर आपने इतना भी ध्यान में रखा हुआ है, गैम्बलिंग, अब मान लीजिए गैम्बलिंग शब्द भी अगर आपको ध्यान में है तो आप इजिली इस प्रश्न को कर पाएंगे। नहीं है तो फिर आप यहां वहां ढूंढते रह जाएंगे, प्रश्न आपसे होगा नहीं। छात्र या छता, प्रतिहारी या द्वारिक, प्रतिहारी या द्वारिक। सो ये चीजें हैं दोस्तों। एक स्लाइड और देख लेते हैं हम लोग। आई थिंक एक नदियों का नाम था, हाँ ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ही ले सकते हैं। रिवर्स ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड, ठीक है, रिवर्स ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड। अरे यार ये क्या, ठीक है। उनका एंशियंट नेम और मॉडर्न नेम, अस्किनी, चेनाब, सॉरी ये गड़बड़ हो रहा है कुछ, आई थिंक, एक मिनट दोस्तों देखते हैं। हाँ, ये एंशियंट नेम है और ये उन नदियों का मॉडर्न नेम है। नदियों का प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। आप इससे देखिए, अभी भी हमने जो PYQs किया था उसमें दोस्तों ये क्या कहते हैं, मैच करने के लिए आया था सूची 1 और सूची 2। तो अस्किनी, चेनाब, बिपाशा, ब्यास। अच्छा दोस्तों, मैं वहां करवाते हुए भूल गया था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ब्यास नदी वहां पे आई थी और ब्यास को बिपाशा कहते हैं, ठीक है। आप प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिएगा। परुष्णी, राबी को कहते हैं। बितस्ता, झेलम, कुभा, काबुल, कुमु, कुर्रम, गोमती, गोमल, सुवास, तुस्वार, सदानीरा, गंडक, चतुद्री, शतलज, दृष्टवती, घग्गर। तो दोस्तों ये इतनी नदियां हैं और ये उन नदियों से संबंधित उनके मॉडर्न नेम्स हैं। आप इनको जरूर एक बार देख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, और इनसे मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इतने प्रश्न आप अगर करेंगे तो इस प्रश्न के बहुत सारे, इस ऋग्वैदिक काल के बहुत सारे आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे, बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। और मैं समझता हूं कि अगर आपने अच्छे से इनके नोट्स भी बना लिए तो शायद ही आपका कोई एक प्रश्न ऐसा हो जो आपके रीच से बाहर चला जाए, नहीं तो आप इजिली यहाँ से प्रश्न करने में कामयाब हो पाएंगे दोस्तों। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और प्लीज दोस्तों, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है दोस्तों, मैं एक बार अपने चैनल का नाम लिख देता हूं यहाँ पे, यूनी की बात थोड़ा सा गैप है, एक मिनट सॉरी, यूनी एग्जाम्स PCS दोस्तों, ये हमारा डोमेन नेम है चैनल का। प्लीज डू गो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दोस्तों। थैंक
थैंक यू सो मच, थैंक यू।